इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और लाइक शेयर करना है वीडियो को गाइस, अगर अच्छी लगे तो। ज़्यादा भूमिका ना बताते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस लाइक शेयर कर दीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। बाकी जो भी एग्जाम आप देख रहे हैं सभी की मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए। इससे पहले भी मैंने एक सीरीज़ चलाई है, कम से कम 100 वीडियोज़ उसके अंदर है। उसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपका एक बेस बन जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे गाइस बिना देर किए, और देखेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है हमारे पास में। यस, व्हाट डज बसानियो ऑफर शाइलोक टू परसुएड हिम टू फॉरफीट हिज बॉन्ड। शाइलोक क्या ऑफर करता है, बसानियो जो है शाइलोक को क्या ऑफर करता है अगर वो माफ़ कर दे। मतलब जो उसने एक फ्लैश बॉन्ड बनाया हुआ था कि अगर एंटोनियो उसका पैसा नहीं दे पाएगा तो वो उससे क्या लेगा, 1 पाउंड फ्लैश लेगा उसका। ठीक है, तो इतने उसको ऑफर करता है बसानियो उसको लेने के लिए। तो 6000 ड्यूकेट्स की बात हो रही है। ए ऑप्शन सही है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉमिक वर्स कंपोज्ड इन इर्रेगुलर रिदम। कॉमिक वर्स जब इर्रेगुलर रिदम में कंपोज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या ट्रेजेडी कहते हैं उसको, कॉमेडी है, डॉगरल है, या फिर फार्स होता है? क्या कहा जाता है उसको? तो गाइज ये हमारा फार्स हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? फार्स कहते हैं। फार्स हमारा करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ लिविंग आउट वर्ड और वर्ड्स। जब कुछ वर्ड्स बीच में छोड़ दिए जाते हैं कुछ लिखते समय, और वर्ड्स छोड़ दिए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, तो व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम, और बिना उनके भी, है ना, उनको छोड़ कर के भी उसका मीनिंग जो है समझा जा सकता है, तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो यहाँ बात हो रही है गाइज एलिप्सिस। क्या कहा जाता है इसको? एलिप्सिस कहते हैं। जैसे अगर मैं कुछ वर्ड छोड़ दिए जाते हैं ना, उनके विदाउट भी हम, जैसे कोमा लगे होते हैं बीच में, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर उसका दे सकते हैं। तो यहाँ एलिप्सिस हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग आर टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को करेक्ट करने के लिए, इम्प्रूविंग करने के लिए, और अ टेक्स्ट चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव, है ना, और एक चेंज किया जाता है उसके अंदर। किसी भी टेक्स्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक चेंज किया जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए जो उसको उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रिकमेंडेशन, अमेंडमेंट तो संशोधन होते हैं, जो संशोधन किए जाते हैं हमारे जो एक्ट वगैरह रहते हैं हमारे कानून के अंदर, तो उसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इमेंडेशन। ठीक है, इमेंडेशन होगा, बी ऑप्शन। विच मोमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर बाउंड पावर। बाउंड पावर का क्या मतलब है? ये बाउंड नहीं समझ में आ रहा मुझे। अच्छा, ओन होगा ये, अपने खुद की पावर को। सॉरी, ये बी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये बी का कोई मतलब नहीं है, ऑन पावर है। ठीक है, विच मोमेंट, कौन सा मोमेंट जो है माना जाता है पीपल को सचेत करने के लिए उनकी खुद की पावर को, कि वो उनमें भी कुछ शक्ति है। उससे पहले लोग क्या थे? उससे पहले लोग धर्म के प्रति, धर्म उनको चला रहा था, चर्च उनको चला रहा था, है ना, तो इस चीज़ से लेकर के वो चर्च को ही भगवान का जगह वहाँ पे समझते थे। इससे पहले आदमी अपना खुद की वैल्यू नहीं जानता था। तो लेकिन कौन सा मोमेंट था जिसने सब इसको जो है करवाया? तो रेनेसा मोमेंट की बात हो रही है, यानी कि ए ऑप्शन। अच्छा, ये इटली में आया था 1490 से। 1490 से यहाँ पे हम इसका लगा सकते हैं 1520 तक ये यहाँ पे चला। ठीक है, 1520 तक ये यहाँ पे चला, बढ़िया। और इटली में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? इटली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इंग्लैंड की बात करें, इसके बाद ये इंग्लैंड पहुँचा, और इंग्लैंड में जो है ट्यूडर डायनेस्टी के दौरान, और हम मान सकते हैं कम से कम 1485 से लेके कम से कम 1603, है ना, विक्टोरियन एज तक ये चला। ठीक है, और इसी में एलिजाबेथन एज जाती है, जो हमारी 1558 से लेकर के कहाँ तक थी? 1603 तक। एलिजाबेथन भी एज भी इसी में शामिल है। ठीक है, जैकोबियन एज इसी में शामिल है, प्यूरिटन एज इसी में शामिल है। ठीक है, विक्टोरियन पे जाके खत्म होता है रेनेसा पीरियड, याद रखिएगा इसको। अच्छा, टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसा मूवमेंट। मतलब लोग जो थे वो किसके चलाए चलते थे रेनेसा से मूवमेंट से पहले? सुपरस्टिशन, नॉलेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स। तो बहुत ज़्यादा जो जादू टोना, जादुई शक्तियाँ, या फिर चर्च वगैरह के जो रहते थे मसले, उनमें ज़्यादा उनका भरोसा था, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपने क्रियाकलाप करते थे।
इन विच सेंचुरी रेनेसा टुक बर्थ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के में जो है रेनेसा ने किस सेंचुरी में बर्थ लिया? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 1485 से लेकर 1603 एलिजाबेथन पीरियड आ जाता है इसमें, जैकोबियन और मिल्टन, ठीक है, तीनों पीरियड आ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, इसमें जो आपका आंसर है वो हो जाएगा मिडिल 15th सेंचुरी, ठीक है, क्या होगा? मिडिल 15th सेंचुरी, सी ऑप्शन करेक्ट है। मोरालिटी प्ले वर रिटर्न, तो ये हमारा पहला ही है, यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरी इसको मानेंगे जो मोरालिटी प्लेज लिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन को आप जाने हैं, तो इसमें जो है किसको जाना जाता है इसके ओरिजिनेटर के रूप में? तो जैक्स डेरिडा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्लूम्स, ये ब्लूम है गाइस, बूम कहाँ से आ गया पता नहीं, मैं कभी कभार टाइपो कितने कर देती हूँ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये हमने जो जिन लोगों ने जो तैयारी करना टीजीटी की, अगर बीएड किया है तो आपने देखा होगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में या फिर टेक्निकल जो एजुकेशन उसमें हमें पढ़ाया गया सब्जेक्ट, उसमें हमें दिखाया गया था, तकनीकी शिक्षा में हमें ये चीज़ सिखाई गई थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया था हमें, तो उसको आप अच्छे से जानते हो। तो उसमें पूछा जा रहा है कि ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी थी इसमें किस चीज़ को क्लासीफाइंग करने के लिए इसको यूज़ किया गया था? तो ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं गाइस, है ना, जो हमारे टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको लिखने के लिए, जो उद्देश्य रहते हैं, करेक्ट। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 12 वोवल होते हैं, 8 डिप्थोंग्स, 24 कॉन्सोनेंट, तो ये देख लीजिए ऑप्शन आप, या फिर 12 डिप्थोंग होते हैं, 8 वोवल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 8 वाउल होते हैं, 12 डिप्थोंग होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड, या फिर 6 वाउल होते हैं, 12 डिप्थोंग साउंड होती है, या फिर 24 कॉन्सोनेंट। साउंड की बात हो रही है, वाउल कॉन्सोनेंट पे मत जाइएगा, साउंड की बात हो रही है यहाँ पे देखिए। तो देखिए 12 तो वाउल होते हैं, वैसे तो 5 ही होते हैं, लेकिन 12 वाउल साउंड्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 8 डिप्थोंग्स होते हैं और 24 हमारे पास में जो 8 डिप्थोंग होते हैं ना, वो वाउल साउंड में आते हैं, याद रखिएगा इसको। वैसे हमारी कितनी हो जा रही है? 20 हमारी वाउल साउंड मानी जाती हैं वैसे, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड मानी जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनको भी बांट दें वाउल साउंड को भी, तो 12 तो वाउल साउंड होगी और 8 जो होंगे हमारे डिप्थोंग्स। डिप्थोंग क्या होते हैं? जो जहाँ पे 2 साउंड मिक्स होकर के आती हैं, 2 वाउल की साउंड मिक्स होकर के आती हैं, उसको हम लोग डिप्थोंग कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फ्री कंपोजिशन, मतलब फ्री माइंड होके जब हम लिख सकते हैं, अपने मजे से लिख सकते हैं। तो स्टोरी राइटिंग, बिल्कुल स्टोरी हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे राइटिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पोएट्री राइटिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट पिक्चर कंपोजिशन जो है उसमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर हमें पिक्चर दी हुई है और उसके बारे में हमें कंपोज करना है, तो हमें उसी को देख के उसी से रिलेटेड स्टोरी बनानी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं कि हम अपने मूड से कुछ भी कर दें, ठीक है। द फर्स्ट बुक दैट वॉज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लिश, पहली बुक कौन सी थी जो रेनेसा के अंडर में उससे इन्फ्लुएंट होकर के लिखी गई थी? तो यूटोपिया 1516 जो कि थॉमस मोअर की थी, यही है आंसर तो हमारा। कैंटर मेडिटेट्स आपकी स्पेंसर की है। द पावर एंड द ग्लोरी और टेम्पेस्ट आप जानते हैं, तो ये हमारे यूटोपिया आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे। यस। इन विच सेंचुरी वायोलेंट क्लैशेस वर फाउंड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, कौन सी सेंचुरी में जो कैथोलिक्स थे और जो प्रोटेस्टेंट थे उनमें जो है एक क्लैश देखने को मिला? 15th, 16th और 17th हमारे पास ये सेंचुरीज हैं, तो इसमें हमें आपका आंसर चाहिए। तो ये हो जाएगा गाइज इन 16th सेंचुरी, ठीक है, 16th सेंचुरी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसी में हमें जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिले। In Paradise Lost, who believes that hell can be improved by mining the gems and minerals they find there? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से एक का ये मानना था कि जो पैराडाइज लॉस्ट में जो हेल था उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? वहाँ पे माइनिंग, वहाँ पे खदान खोद करके जेम्स वगैरह निकाल के, मिनरल्स निकाल के जो भी वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी कंडीशन को। तो ऐसा किसका मानना था? तो ये मेमोन का था, बी, ठीक है ना। अ पर्सन ऑफ अ मटीरियल एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, जो कल्चर से बिल्कुल ताल्लुकात ना रखना चाहता हो, है ना, थोड़ा सा वैसा हो, जंगली टाइप, है ना, जो मटेरियल हो, थोड़ा सा इनडिफरेंट हो कल्चर से, या फिर जो पढ़ाई लिखाई से या फिर जो एजुकेशन से थोड़ा सा हटके हो, तो यहाँ हम मानते हैं उसको फिलिस्टाइन कहते हैं। बारबरस होता है थोड़े सभ्य लोग, जो मतलब अच्छे से ताल्लुकात रखते हैं, जो कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट कंटेन, एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो होता है वो क्या कंटेन रखता है? पैरिपिटिया,
एनाग्नोरिसिस या फिर बोथ। देखिए बोथ नहीं रखेगा, या तो पेरिपीटिया रखता है या फिर एनाग्नोरिसिस। पेरिपीटिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अगर इसका मीनिंग पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। यहाँ लिखा नहीं जाता पूरा स्क्रीन पे। एनाग्नोरिसिस क्या होता है? ये होता है रिकॉग्निशन, ठीक है। जब हम जान लेते हैं कि क्या कमी हुई है हमसे, क्या गलती हुई है, मतलब एरर क्या है हमारा, तो उसके बाद जो रहता है उसी को कहते हैं रिकॉग्निशन, एनाग्नोरिसिस। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी। करेक्टर को डेस्टिनी अरिस्टोटल ने माना है, लेकिन यहाँ पे किसी ने कहा है कि करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी। लेकिन वहाँ पे करेक्टर और डेस्टिनी दोनों है, लेकिन करेक्टर डेस्टिनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है निकोल का, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ केम ही डेड? आई विल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल एलिजियंस वाउज टू द ब्लैकेस्ट डेविल इज अ स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाय। हैमलेट की स्पीच है ये, लेकिन बोली किसके द्वारा गई है ये बताना आपको। तो हैमलेट लेयर्टिस पोलोनियस क्लॉडियस। तो यहाँ पे जो है लेयर्टिस इसका आंसर है। लेयर्टिस कौन था? ओफिलिया का ब्रदर था। ओफिलिया कौन थी? हैमलेट की बिलवड थी और उसका ये भाई था, ठीक है। चलेंगे आगे। Who described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? तो ये लाइन किसने बोली है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के लिए? लेमर्टाइन है, जेसी रेंजम है, नॉर्थरोप फ्राई है, जैक्स डेरिडा है। तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वैसे आंसर भी। तो आंसर पे अगर हम जाएंगे तो लेमर्टाइन ने कहा था ऐसा। क्या कहा था भाई? क्या कहा था इन्होंने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कि द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। ओके, चलें 21 हमारे पास क्वेश्चन है अभी, और 21 क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड डेथ विल फाइंड इन टेनिसन्स क्रॉसिंग द बार। टेनिसन का क्रॉसिंग द बार वर्क आप जानते हो ये है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी जो है एटीट्यूड पाया जाता है टेनिसन की क्रॉसिंग द बार में और विटमैन की डेथ कैरल में, ये बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका गाइज होप। क्या आंसर होगा? होप होगा, यानी कि डी ऑप्शन। विच क्वीन रीड्स जॉर्ज इलियट्स एडम बैड? जॉर्ज इलियट का एक वर्क है एडम बैड, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये पढ़ा है बहुत अच्छे से, किसी क्वीन ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत आनंद के साथ पढ़ा है। सी कमेंट इट टू हिज, उसने अपने रिश्तेदारों को ही इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि कमीशन 2 पेंटिंग्स ऑफ सीन्स, बल्कि इसमें से 2 जो सीन इसमें थे, पिक्चर वगैरह रहती हैं बीच बीच में, उसमें से 2 पेंटिंग भी निकलवाई इन्होंने। तो वो कौन सी क्वीन थी? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एन, क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया थी गाइस, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है टेनिसन को बहुत मानती थी, इनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा वो पसंद करती थी। डोमिनिक लैप्री रोट सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। इन्होंने एक वर्क लिखा है, डोमिनिक लैप्री ने सिटी ऑफ जॉय नाम का एक वर्क लिखा है, विच इज़ नॉवल। ये एक नॉवल है दैट प्रेजेंट्स एन अपीलिंग अकाउंट ऑफ द सिटी। ये एक सिटी के बारे में बताता है हमें। तो कौन सी सिटी है? बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, दिल्ली। तो आई थिंक इसका आंसर होगा कैलकाटा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हु रोट द बुक लिसनिंग टू ग्रास होपर्स? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या नाम है? लिसनिंग टू ग्रास होपर्स। इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय। किसका आंसर है ये? अरुंधति रॉय। इसको तो आपको पढ़ना भी है, DSSB में ये सिलेबस में है आपके, अरुंधति रॉय। तो ये इनका एक वर्क है इंपॉर्टेंट। हु रोट द बुक द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? यहाँ पे राजा राव हैं, अरुंधति रॉय हैं, अनीता देसाई और मनमोहन सिंह। तो इसमें से आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए राजा राव, अच्छे से रिलेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ए ऑप्शन इसका आंसर है। कौन सी बुक का है? द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। हु रोट द रोमांटिक इमेजिनेशन? ये भी एक वर्क है, द रोमांटिक इमेजिनेशन। इसको किसने लिखा है? हर्बर्ट रीड है, CM बोरा है, बायरन है, हेजलिट है। तो इसका आपका आंसर बनेगा CM बोरा। कौन है गाइस इसमें? CM बोरा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ऑन हुज पोएट लॉरिएट्स डेथ
कौन से पोएट लॉरेट की डेथ पर देयर बीन अ ब्रेक ऑफ 4 ईयर, 4 साल का ब्रेक हो गया, मतलब 4 साल के गैप के बाद दूसरा पोएट लॉरेट सेलेक्ट किया गया। द पोएट लॉरेट हेल्ड हिज पोस्ट बिटवीन, और कब पोस्ट दी गई थी इनको, 1850 में ये हुए थे। और इसको देखते ही समझ जाइए कि 1850 में कौन हुए थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए थे। ठीक है, किसके बाद हुए थे, किसके सक्सेसर थे ये, तो ये थे हमारे वर्ड्सवर्थ के सक्सेसर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के सक्सेसर थे, जो कि कब हुए थे, ये हुए थे हमारे 1843 में, और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी, इसके बाद टेनिसन हो गए थे। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, और भी है इसमें, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये तो हमारा आंसर ही है ए तो, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे रॉबर्ट ब्रिजिस की, तो ये तो 1850 में हुए हैं, आप जान गए यहाँ पर। रॉबर्ट ब्रिजिस जो है ये 1913 में थे, 1913 में। इसके बाद है आपका विलियम, या जानते हो 1843, अभी बताया है मैंने। और जॉन ड्राइडन ये फर्स्ट 1668 में, सबसे पहले ऑफिशियल थे ये। और अनऑफिशियल कौन थे, बेन जॉनसन। कौन थे गाइस, याद रखिएगा, बेन जॉनसन अनऑफिशियल, और अगर ऑफिशियली पूछा जाए तो जॉन ड्राइडन बने थे सबसे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यू टेस्टामेंट रिटन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया न्यू टेस्टामेंट को, तो ये लिखा गया था हमारा जो है ग्रीक। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में। अच्छा, ये 45 एडी से लेके, क्योंकि काफ़ी सारे वर्जन आए, ये केवल एक बुक नहीं थी टेस्टामेंट, इसके काफ़ी सारे वर्जन आए एक के बाद एक। सारों की बातें करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको 45 एडी से लेके 95 एडी तक जो है ये चले थे। ठीक है, बार बार आते रहे। द डेली कॉरेंट, डेली कॉरेंट 11 मार्च 1702 में ये आया लंदन में। तो ये क्या था, क्या ये फर्स्ट मैगजीन थी वहाँ की, फर्स्ट जर्नल था, फर्स्ट बजट था, या फिर फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था, तो ये गाइस फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था लंदन का। कौन सा, द डेली कॉरेंट, जो कि आया था 11 मार्च 1602 में। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल केम इन 1611, ये हम सभी जानते हैं कि 1611 में ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आया था। तो इट वाज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया था इसको, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, क्रॉमवेल, या फिर जेम्स फर्स्ट। तो इसमें बनेगा आपका जेम्स फर्स्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। आई होप आप ये करेंगे, और यही चाहिए, बस थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी, और बाकी आपको अच्छी चीज़ें देती रहूँगी, ये आपसे बिल्कुल वादा है मेरा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।